Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today we are going to discuss solution of AITS Flashback 04. फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स का सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चे. क्या था सवाल के अंदर? टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर ज्वाइंट इन पैरेलल. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज सच दैट. हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. और ये जो R इक्विवेलेंट होता है वो R1 से भी स्मॉलर होता है एंड R2 से भी स्मॉलर होता है. तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे R1 से भी स्मॉलर होने वाला है और R2 से भी स्मॉलर होने वाला है. ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों से स्मॉलर हो. पहला बोल रखा है कि R इज ग्रेटर देन R2, गलत है. दूसरा ऑप्शन बोल रहा है R2 से बड़ा है लेकिन R1 से छोटा है, भी गलत है. दोनों से छोटा होना चाहिए, है ना. तीसरा बोल रहा है R इज लेस देन R2, पार्शियली सही है, मतलब हाफ पार्ट लिखा हुआ है, हाफ पार्ट नहीं है इसके अंदर. तीसरा है R इज ग्रेटर देन R1 लेस देन R1 प्लस R2, ये भी गलत है ना. तो इसमें मोर एक्यूरेट जो ऑप्शन बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चे? अ सेल ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस अ resistance R by 2. The potential difference between the terminals of the cell is found to be V. The internal resistance of the cell must be. चलिए इसको बनाते हैं हम लोग. इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस है. क्या है? एक रेजिस्टेंस है और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है R by 2, है ना. वो एक सेल से कनेक्टेड है और सेल का EMF दे रखा है. EMF सेल का है E. EMF दे रखा है E, है ना. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बताया है, यही हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन साथ में क्या दे रखा है कि इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के टर्मिनल के अक्रॉस वो है V. हम लोग जानते हैं सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो हो जाता है E माइनस आई R डैश के बराबर. R डैश इंटरनल रेजिस्टेंस है जी. और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा उतना ही किसके अक्रॉस रहा होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू. मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई R by 2. तो ये तीनों इक्वल ही है ना. तो हम यहाँ से V इक्वल टू अगर आई R by 2 ले लें तो यहाँ से हम लोग I लिख सकते हैं. I हो जाएगा 2V अपॉन R, है ना. अब इस वाले इक्वेशन में जो कि है V इक्वल टू E माइनस आई R डैश, हम लोग क्या करेंगे I के जगह पे इसको प्लेस कर देते हैं. तो 2V अपॉन R इंटू R डैश हो गया और ये हो गया V. इसको फर्दर अगर सॉल्व करें, इसको इस साइड ले जाएं, इसको इस साइड ले जाएं, तो क्या हो जाएगा बच्चे? 2V अपॉन R इंटू R डैश. इसको इस साइड ले आया, इसको इस साइड ले आया और इधर आ गया E माइनस V. R डैश इक्वल टू लिखेंगे तो आएगा E माइनस V इंटू R अपॉन 2V. देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा. तो E माइनस V अपॉन 2V इंटू R हमें पहला ही ऑप्शन दिख रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. A galvanometer having a resistance 20 ohm is shunted by a wire of resistance 4 ohm. एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर को शंट किया गया है
है ना। गैल्वेनोमीटर का 20 ओम रेजिस्टेंस है और वायर से जिससे शंट किया गया है उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। और द टोटल करंट मतलब कि मेन करंट दे रखा है, यहाँ पे करंट दे रखा है बच्चे 3 एम्पियर। द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट, मतलब शंट से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा शंट के थ्रू, उस शंट से हमें रेजिस्टेंस उस शंट से कितना करंट पास कर रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी तो सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये दोनों रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे इससे करंट लिखना है, याद करो जिसमें करंट लिखना होता है उस वाले रेजिस्टेंस को नहीं, दूसरे वाले रेजिस्टेंस को लिखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवीजन आपको पता ही होगा। तो ऊपर आ जाएगा दूसरा वाला रेजिस्टेंस 20, नीचे आ जाएगा दोनों का सम और इनटू आ जाएगा मेन करंट जो कि है 3 एम्पियर। तो 20/24 इंटू 3 ये हो जाएगा 20/8 और ये हो जाएगा बच्चे 2.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। और सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कुछ ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in the given circuit the potential difference between the point A and B is, A और B के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। किसके किसके बीच में? A एंड B के बीच में। अब डायग्राम सामने देख सकते हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो करंट इसमें इस तरीके से मान लो फ्लो करेगा। अब देखोगे तो करंट, बैटरी जो है वो अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है ना। हम लोग करंट आई डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, अपोजिट में है। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा 60 - 20 और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 + 1, 3 यहाँ है 1 यहाँ है, फिर +4 और +2। तो यहाँ हो जाएगा 40/4 3 7 3 10। करंट हो गया बच्चे इस ब्रांच में 4 एम्पियर और करंट का डायरेक्शन ये है। और कितना करंट है? 4 एम्पियर। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VA। अब VA से स्टार्ट करते हैं, है ना। हाई से लो जा रहे हैं बच्चे और हाई से लो जाते हैं तो क्या लिखते हैं? नेगेटिव। तो हो जाएगा -20 वोल्ट और -IR हो जाएगा। तो I है 4 इंटू रेजिस्टेंस है इंटरनल 2, फिर -IR, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है और जब घटेगा तो हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, है ना। तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा IR। तो -4 इंटू करेंट भी है 4, कहाँ आ गए बच्चे? B पे। तो यहाँ से VA - VB अगर लिखेंगे तो आएगा 20 + 8 + 16, है ना। और ये कितना हो गया? 44 वोल्ट। कितना हो गया बच्चे? 44 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 44 वोल्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, in a meter bridge a 40 ohm resistance is connected in the left gap। मीटर ब्रिज बनाना पड़ेगा हमें, चलो बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बच्चे वो दे रखा है 40 ओम है। ठीक है, इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप एंड अ पेयर ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, P एंड Q, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट द बैलेंस पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आ रहा है इधर, मतलब इधर हो गया 75 सेंटीमीटर, है ना। When P and Q are in सीरीज, जब ये सीरीज में होता है, क्या होता है? सीरीज में। याद कीजिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1/L2।
R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, है ना। तो R1 हमें पता है 40 है, R2 बोल रहा है कि बच्चे पहले जब सीरीज में ऐड करते हैं, पहले सीरीज में ऐड किया गया है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू। L1 कितना है 25, L2 कितना है 75, तो 40 अपॉन P प्लस क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3, P प्लस क्यू हो जाएगा 120। तो P प्लस क्यू का वैल्यू पता चल चुका है। अब क्या बोल रहा है कि व्हेन दे आर पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को, है ना, तो द वैल्यू व्हेन P क्यू व्हेन 25 सेंटीमीटर था जब P एंड Q सीरीज में था, P एंड Q सीरीज में था, एंड 60 सेंटीमीटर व्हेन दे आर पैरेलल, मतलब जब पैरेलल में था तो 60 सेंटीमीटर मिला। तो फिर से लिखेंगे 40, अब जब पैरेलल में हो जाएगा तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू अपॉन P प्लस क्यू, और कितना हो गया जी 60, तो 60 अपॉन 40, तो 40 अपॉन P इंटू क्यू अपॉन P प्लस क्यू, 3 अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से हम लोग P इंटू क्यू अपॉन P प्लस क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे इधर, तो 80 अपॉन 3 हो जाएगा, और P इंटू क्यू हो जाएगा 80/3 इंटू P प्लस क्यू, ठीक है। और आगे अगर कैलकुलेट करेंगे तो पी क्यू, इधर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ बच्चे इसको, पी क्यू आ जाएगा 80/3 और इंटू पी प्लस क्यू है 120, तो 80 इंटू 40। अब हमारे पास P प्लस क्यू है 120, P इंटू क्यू है 80 इंटू 40। अब इसको सॉल्व करके हम लोग P एंड Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। P प्लस Q का सम कितना है जी 120, एंड P एंड Q का मल्टीप्लीकेशन कितना है जी 80 इंटू 40। तो देखो 80 और 40 का सम भी कितना है 120, है ना। तो इसका मतलब पता चल गया कि P एंड Q जो है उसमें से एक 80 होगा, दूसरा 40 होगा। वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही पता चल रहा है इसमें। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, 6 नंबर। The drift velocity of electron in metal is small and the charge of an electron is also very small. Still, we can obtain a large current in the metal wire. सही बात है। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, है ना, NEAVD, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो स्मॉल है, लेकिन जो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर है ना, N इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा होता है, और डैट्स भाई हमें करंट बड़ा मिलता है ना। तो स्टेटमेंट तो वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है स्टेटमेंट में, है ना, कि करंट स्मॉल होता है, करंट लार्ज होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल होता है। हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से कुछ, है ना। रीजन एट रूम टेम्परेचर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, ये भी स्टेटमेंट सही है। रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी होता है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है, विच इज़ वेरी हाई वैल्यू, है ना। तो स्टेटमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट पहला है उसको दूसरा वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। पहला वाला स्टेटमेंट में करंट लार्ज होता है, उसके पीछे का कारण है कि जो डेंसिटी है चार्ज कैरियर का डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी, और इसके वजह से हमें लार्ज वैल्यू मिलता है। तो बोथ अ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट अ स्टेटमेंट 2 आर नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं, both assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of assertion। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बन रहा है
ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 4 identical resistors are connected in parallel across a source. The total power consumed is 64 watt. If the resistors are now connected in the series across the same source, the total power consumed would be. सोर्स सेम ही रखा है, मतलब V कांस्टेंट रहेगा, तो P जो होता है बच्चे वो होता है V²/R, है ना। तो इन फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे, फर्स्ट केस में, है ना, तो पावर दे रखा है 64 वॉट V², ठीक है, और क्या बोल रहा है कि कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मान लेते हैं आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है हर एक का, और जब उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4, है ना। तो यहाँ पे 4V²/R 64 है, और हम लोग लिख सकते हैं V²/R 16 है। V²/R कितना है, 16 है। क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इफ द रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन द सीरीज अक्रॉस द सेम। अब नया पावर पूछ रहा है P', सेम वोल्टेज में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं जी, सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो V²/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस बार R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4R, तो P' इक्वल टू हो जाएगा V²/4R, तो 1/4 V²/R यहीं पे है जो कि 16 है, तो P' आ गया 4 वॉट। कितना आ गया, 4 वॉट। तो सही ऑप्शन हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सेवन का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इलेक्ट्रिक वाल्व मार्क्ड 80 वॉट 200 वोल्ट इज यूज्ड इन अ सर्किट ऑफ सप्लाई 150 वोल्ट, नाउ इट्स पावर, है ना। तो आपने पढ़ा ही होगा, P' जो होता है वो V क्या, सप्लाई अपॉन V रेटेड का स्क्वायर इंटू P रेटेड होता है। तो V सप्लाई कितना वोल्टेज हो रहा है, 150, रेटेड वोल्टेज कितना है, 200 का स्क्वायर, और रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग 80, तो ये हो जाएगा 3/4, तो 9/16 हो जाएगा, 9/16 इंटू 80, तो 9 इंटू 5 45 वॉट। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। A proton moving with a constant velocity passes through a region of a space without any change in its velocity. If E and B represent electric and magnetic field respectively, then which of the following is not possible in this region? अब देखो क्या नहीं हो सकता है, स्ट्रेट मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, विदाउट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन स्पेस विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी पे चेंज नहीं आया है, मतलब किसी तरह का फोर्स नहीं लगा है, फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का प्रेजेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब लॉरेंस फोर्स, दैट इज दोनों फोर्स जो लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, या तो नहीं लगेंगे, और लगेंगे भी तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ऐसा होने वाला है। तो पहला कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो नहीं हो, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्सेस होंगे वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये होता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए V = E/B, तो उस पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, तो ये पॉसिबल है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट
मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं तो मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा ही करेगा, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, इस केस में वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा। तो हमसे पूछ रहा है नॉट पॉसिबल, तो आंसर यही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ना भी जीरो है लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल में है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है इसका। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो कर देंगे तब तो फोर्स ही नहीं लगेगा, कोई बात ही खत्म हो गई। तो सही ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, the current sensitivity of a moving coil galvanometer does not depend upon। current sensitivity की अगर मैं बात करूं, है ना, current sensitivity ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और ये हो जाता है BNA/C, है ना। तो देख लीजिए किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करता ही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, टॉर्शनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन, नहीं डिपेंड करता है तो ये तो नहीं होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे नहीं डिपेंड करता है, तो सही आंसर हो गया 10 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना। नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, यहाँ फॉर्मूले में सब कुछ साफ साफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। In a singly ionized helium atom, an electron moves in an orbit of radius r with an angular velocity omega. The magnetic induction at the center of the nucleus will be। हीलियम एटम के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और हमें कैलकुलेट करना है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। एंगुलर वेलोसिटी कितना दे रखा बच्चे, ओमेगा। तो चलो, तो जब चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो आई इक्वल टू हो जाता है Q/T। तो यहाँ पे Q हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो E, और टाइम पीरियड लिखेंगे तो बच्चे हो जाएगा 2π/ओमेगा, ओमेगा ऊपर आ जाएगा तो ये आ गया I। मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे सेंटर पे, फॉर्मूला होता है क्या, μ0I/2r। क्या हो जाता है, μ0I/2r। अब यहाँ पे लिखेंगे μ0 हो जाएगा 4π × 10⁻⁻⁷। I के जगह पे आप लिख सकते हैं E⍵/2π अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2r, तो 2π से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷ इंटू E⍵/r, 10⁻⁷ E⍵/r। तो सही ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 है। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, a long solenoid has 500 turns per meter length of solenoid। तो यहाँ पे स्मॉल n दे रखा है, स्मॉल n कितना है जी 500, ठीक है। अ करंट I दे रखा है 2.4 एम्पियर। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड पे पूछ रहा है सोलेनॉइड का, एंड पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है μ0NI/2। μ0 का वैल्यू हो जाएगा 4π × 10⁻⁻⁷, n का वैल्यू 500, I का वैल्यू 2.4/2, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 की तरफ चलते हैं। हाँ, एन इलेक्ट्रॉन मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10⁷ मीटर पर सेकेंड enters a region where a magnetic field exists. If it describe a circle of radius 0.05 meter,
द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए हम लोग जानते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो सर्कुलर मोशन करता है और उसका रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है mv/qb। हम यहाँ से b को इस साइड ले आते हैं, mv/qr हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। मास दे रखा है तो 9 × 10⁻⁻31। वेलोसिटी दे रखा है 10⁻7। ठीक है, क्यू दे रखा है 1.6 × 10⁻19 है ना, और आर दे रखा है, रेडियस दे रखा है बच्चे 0.05 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1 × 10⁻³ टेस्ला, ऑलमोस्ट है ना, 1.125 शायद आता है, मैंने कैलकुलेट किया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 13 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ABCD is a square loop made of uniform conducting wire. The current enters the loop at A diagonally and leaves at D diagonally. The magnetic field is। हम लोग जानते हैं कि बाहर से जब करंट भेजते हैं यूनिफॉर्म लूप के अंदर, कहीं से भी भेजो है ना, बाहर से अगर भेजोगे फिर बाहर करंट आ जाएगा, तो सेंटर पे जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा है ना, मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द लूप गलत है, 0 ओनली एट द सेंटर ऑफ द लूप ये सही है, 0 ऑल पॉइंट गलत है, गलत है। तो सही ऑप्शन है 2। हम लोगों ने कर रखा है कैलकुलेशन, आपको भी ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। इवन अगर कोई सर्कुलर लूप भी होता है यूनिफॉर्म वायर से और थीटा एंगल पे इंटर करता करंट और उसी एंगल से बाहर आ जाता, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, क्योंकि इधर वाला सेक्शन जितना प्रोड्यूस करता है उतना ही इधर वाला सेक्शन प्रोड्यूस करता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A coil having 600 square loops, each of side 20 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, नंबर ऑफ लूप्स 600 है, साइड दे रखा है 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप है, तो साइड है तो एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा 20 × 20 × 10⁻⁻4, मतलब 400 × 10⁻⁴। ठीक है, एरिया is placed normal to the magnetic field which is increasing at the rate of 1.5 Tesla per second. The induced EMF is, है ना, हमसे induced EMF पूछ रहा है और dV/dt दे रखा है 1.5 टेस्ला। कितना दे रखा है? 1.5 टेस्ला। EMF इंड्यूस होता है dφ/dt, है ना, तो हम लोग और लिख सकते हैं NA/dV/dt। तो यहाँ पे N है 600 और ये हो गया 4 × 10⁻⁻2, है ना, 4 × 10⁻⁻2 dV/dt 1.5। सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, तो 24 × 1.5 आया और ये हो जाएगा 36। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। An EMF of 2 millivolt is induced in a coil when in a nearby placed another coil the current changes 8 ampere in 0.1 second. The mutual inductance is। सवाल ध्यान से पढ़िएगा तो आपको दिखेगा कि EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो 2 मिलीवोल्ट है, मिली मतलब 10⁻³ है ना, और करंट जो चेंज हो रहा है dI/dt वो दे रखा है 8 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, मतलब 80 एम्पियर पर सेकेंड है dI/dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, हम लोग जानते हैं इक्वल टू होता है M dI/dt, है ना। EMF कितना हो गया? 2 × 10⁻³
m हमें कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 80, है ना। तो m इक्वल टू हो गया 1/40 इंटू 10⁻³ है ना। और ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू 10⁻⁴ और लिख सकते हैं 25 माइक्रो हेनरी, तो हो जाएगा 25 माइक्रो हेनरी। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 17, the turn ratio of secondary and primary coil in a transformer is 5:3. If the power output is P, then the input power neglecting all losses. हाँ, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर है वो पावर को न ज़्यादा कर सकता है ना कम कर सकता है। अगर 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर होगा तो जो इनपुट पावर देंगे उतना ही आउटपुट पावर मिलेगा। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को ज़्यादा कम कर सकता है, करंट को ज़्यादा कम कर सकता है, पावर को बढ़ा घटा नहीं सकता, वो पावर जनरेट करने वाला डिवाइस नहीं है, है ना। तो अगर 100% एफिशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पे सारे तरह के लॉसेस को हमें नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो अगर मैं मान भी लूँ 100% एफिशिएंट है, तो अगर पावर आउटपुट P है तो इनपुट पावर भी क्या रहा होगा, P रहा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट 18 नंबर, a metal loop is placed in a non-uniform magnetic field. No EMF is induced in the loop. एक मेटल लूप को प्लेस किया गया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? देखो ईएमएफ इंड्यूस तब होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए या तो एरिया चेंज होना चाहिए या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है सिर्फ, तो यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? नहीं होगा। सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट 2, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप डज नॉट चेंजेस विद टाइम, एकदम बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है ना। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। The mutual inductance of a pair of a coil each of n turns is m Henry. If a current of I ampere is one of the coil is brought to 0 in t second, the average induced EMF in the other coil. तो EMF induced हो जाएगा बच्चे m di/dt, है ना। अब क्या बोल रहा है, आप सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो di/dt जो है ना, बोल रहा है कि I ampere in one of the coil is brought to 0 in time t टाइम में। तो करंट में चेंज क्या हुआ, फाइनल करंट हो गया 0, तो करंट में चेंज आया I का, टाइम कितना लगा t, तो di/dt क्या है I, तो E इक्वल टू हो जाएगा mi/t। तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट 20 नंबर देखेंगे। Find the capacitance that must be connected in series with 60 volt 12 watt bulb to run it on 240 volt 50 Hz AC source। क्या बोल रहा है कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, है ना, जो 60 वोल्ट 12 वाट बल्ब को रन करने के लिए जो कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स से कनेक्टेड है। चलो, तो जो बल्ब है उसका रेटिंग दे रखा है, रेटिंग है बच्चे 60 वोल्ट 12 वॉट। ठीक है, इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, इससे हम लोग रेजिस्टेंस बल्ब का कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा V² के बराबर। तो 60 × 60/12 हो जाएगा, ये आएगा 300 ओम, है ना।
इससे करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम करंट इससे जा सकता है। तो इससे मैक्सिमम करंट जाएगा कितना, तो पावर अपॉन वोल्टेज, पावर है 12, वोल्टेज है 60, है ना, मतलब 1/5 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब इसको कैलकुलेट किया गया है, इसके साथ एक कैपेसिटर कैलकुलेट किया गया, कनेक्ट किया गया है। तो कैपेसिटर का कुछ रिएक्टेंस होगा, तो रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस दोनों मिला के कुछ इम्पिडेंस Z बनाएगा, है ना। तो जो करंट आने वाला है I, वो क्या लिखेंगे हम लोग, V अपॉन Z। I कितना है, I है 1/5 एम्पियर, हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, जो बल्ब से मैक्सिमम जा सकता है। V कितना है 240, Z को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा 1200 ओम। तो Z हो गया 1200, है ना, R हो गया 300। हम लोग जानते हैं रिलेशन, Z² प्लस R स्क्वायर प्लस XC² हो जाएगा। तो XC² इक्वल टू Z² माइनस R² हो जाएगा। तो यहाँ पे Z के जगह पे 1200 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। ठीक है, XC, तो यहाँ से XC इक्वल टू लिखेंगे बच्चे, तो 100 देखो कॉमन है सब में, बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो 100 रूट हो जाएगा 144 माइनस 9 135, ये हो गया XC। और XC को लिखते हैं 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा C इज इक्वल टू हो गया दिस। हमसे पूछ रहा है C, तो C हो जाएगा 1/ओमेगा 100 रूट 135। ओमेगा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2πf, 100π इंटू 100 इंटू रूट 135। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो मैं बता देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2.74 माइक्रोफैराड। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर है ना। क्या करना है, रेटिंग दे रखा है बल्ब का, उससे हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, उससे हमें करंट मिल जाएगा, उससे ज़्यादा क्या करंट जा सकता है, उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस करंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस करंट को फिर से हम लोग लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z। VRMS 240 वोल्ट अप्लाइड है, Z सर्किट का इम्पिडेंस होगा जो दोनों पे लग रहा है, बल्ब के साथ साथ कैपेसिटर के ऊपर भी। तो 240 अपॉन Z इम्पिडेंस मिल गया, Z मिल गया तो XC मिल जाएगा, है ना। रिएक्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव इंडक्टेंस जिसको XC बोलते हैं, XC मिल गया तो C कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं इस सवाल में। 21 नेक्स्ट, a coil when connected across 200 volt 50 hertz source draws a current of 2 ampere and consumes a power of 200 volt. Find the inductance of a coil. बोल रहा है कि coil है जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं 200 वोल्ट के अक्रॉस, तो वो कितना करंट ड्रॉ करता है जी, 2 एम्पियर, है ना। तो जो I हो जाएगा वो हो जाएगा VRMS अपॉन Z, IRMS इक्वल टू, है ना। तो Z इक्वल टू हो जाएगा VRMS अपॉन IRMS। तो Z इक्वल टू हो गया 200 अपॉन 200। Z हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंड कंज्यूम्स अ पावर 200 वॉट। पावर क्या होता है बच्चे, पावर होता है VRMS IRMS cos phi, यही फॉर्मूला होता है पावर का। अब यहाँ पे VRMS IRMS cos phi, ठीक है। तो फाइंड द इंडक्टेंस, ओके, फाइंड द इंडक्टेंस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, ये ज़बरदस्ती का मैं इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना रहा हूँ।
हाँ, Z इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 100 ओम आ गया। हमें इम्पिडेंस मिल चुका है। हमें बोल रहा है कि पावर जो कंज्यूम कर रहा है, तो पावर जो कंज्यूम करता है वो क्या होता है, पावर होता है I स्क्वायर R, है ना। और वो कितना दे रखा है, पावर दे रखा है 200 वॉट। I कितना है जी, 2 का स्क्वायर। R हमें नहीं पता है, हम लोग R यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 200 इक्वल टू 4 इंटू R हो गया। R इक्वल टू हो गया 50 ओम। कितना हो गया, 50 ओम। हमसे इंडक्टेंस पूछ रहा है, फाइंड द इंडक्टेंस L। इंडक्टेंस L हम लोग जानते हैं Z इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL स्क्वायर हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, है ना। XL स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 7500, ये हो जाएगा 10,000, हो जाएगा 2500। XL इक्वल टू आ जाएगा √75 और 100 का हो जाएगा 10। √75 हो जाएगा 9 का 81, ऑलमोस्ट 8.5, तो XL ऑलमोस्ट 85 आएगा। और अगर L ओमेगा इंटू L की बात करें तो वो XL कहलाता है ना। और ओमेगा इंटू L इक्वल टू क्या कहलाता है, XL। हमें क्या निकालना है, L निकालना है। तो L इक्वल टू हो जाएगा XL अपॉन ओमेगा। XL होता है 85, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 100 पाई। तो 85 अपॉन 3, तो ये 20 कुछ आएगा 0.27। इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चे, आएगा 0.276 हेनरी, है ना। दिख रहा है कि वही आने वाला है। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाईस, the heat produced in the given resistor in a given time by the sinusoidal current I equal to I naught sin omega t will be the same as by the steady current of magnitude। ये हमें पता होना चाहिए कि साइनोसॉइडल करंट का जो इफेक्टिव करंट होता है ना, जो इफेक्टिव डीसी करंट की तरफ जो बिहेव करता है वो उसका आरएमएस वैल्यू होता है। तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, I नॉट बाई √2, है ना। तो यही तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है आरएमएस करंट का, कि वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है जितना वो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है ना। तो वो क्या हो जाएगा, I नॉट अपॉन √2। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 23 देखेंगे। हाँ 23, 2 coils A and B are connected in series across 200 volt 50 hertz supply. The resistance of a 3 ohm and the inductance of B is 0.3 millihenry. The power consumed is 4 kilowatt and the power factor is 0.8. The impedance of the circuit, impedance पूछ रहा है, बोल रहा है 2 coils है A and B connected in series with सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट। तो वोल्टेज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, पावर दे रखा है, ठीक है ओके। तो पावर इक्वल टू होता है VRMS IRMS cos phi, ठीक है। VRMS IRMS को लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z इंटू cos phi, इंटू क्या, cos phi, ठीक है। VRMS स्क्वायर अपॉन Z cos phi इक्वल टू P, यही हो जाएगा। पावर कितना है 4000, VRMS 200 का स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 4 के ऊपर 4 0, हाँ ठीक है। Z नहीं पता, यही कैलकुलेट करना है। पावर फैक्टर दे रखा है 0.8, ठीक है
ओके, अब देखो 4000 से 10 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू 8 ओम आने वाला है ना। z इक्वल टू क्या आने वाला है? 8 ओम। तो सही ऑप्शन आपके सामने है, 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24, हाँ, in resistance R and inductance L and capacitance C are connected in series across AC source of angular frequency omega. If the resonant frequency is omega naught, the current will lead the voltage, है ना। करंट लीड कर रहा है, करंट विल लीड द वोल्टेज, मतलब करंट। अब इसके लिए एक लॉजिक है, मतलब IPL CCL ऐसे आप याद रख सकते हैं। I इंडक्टर में, इंडक्टर पोटेंशियल लीड, CCL कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है। तो यहाँ पे कौन लीड कर रहा है बच्चे? करंट विल लीड, करंट लीड कर रहा है, मतलब कैपेसिटिव सर्किट है। कैसा सर्किट है? कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब कि XC ग्रेटर देन XL है, XC ग्रेटर देन XL है। और ऐसा कब होता है? तो देखो XC होता है 1/ωc और XL होता है ωL। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ωL बढ़ेगा, है ना। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एम्पिडेंस सर्किट देखेंगे तो ऐसे होता है, Z और ओमेगा के बीच में Z मिनिमम हो जाता है और यहाँ पे XL और XC बराबर हो जाता है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इधर कैपेसिटिव सर्किट होता है, मतलब इससे कम ओमेगा करोगे तो XC बड़ा होगा XL से, इससे ऊपर इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव। तो कैपेसिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए। ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो 24 का 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। A transformer of 100% efficiency has 400 turns in the primary coil, है ना। तो N1 दे रखा है 400 एंड N2 दे रखा है 1 2 3 4 5, 10 to the power 5 लिख देता हूँ बच्चे, हो जाएगा 4 into 10 to the power 2। ठीक है। इन द सेकेंडरी इट इज कनेक्टेड टू तो वोल्टेज प्राइमरी दे रखा है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट मेन सप्लाई। द सेकेंडरी फीड्स 100 किलो ओम रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले तो सेकेंडरी का वोल्टेज निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं V प्रोपोर्शनल टू N होता है, तो V1 अपॉन V2 N1 अपॉन N2 हो जाएगा। तो V1 है 200, V2 हमें निकालना है, N1 है 4 into 10 to the power 2, है ना, N2 है 10 to the power 5। तो एक कटेगा, इधर आएगा 10 to the power 3 कटने के बाद, है ना। और V2 हो जाएगा, V2 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 4 से 50 टाइम्स कटेगा, है ना। तो 5 into 10 to the power 4 हो जाएगा V2। ठीक है बच्चे। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न बोल रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 5 into 10 to the power 4 सेकेंडरी में। टर्न्स कितना है सेकेंडरी में? 10 to the power 5 है। तो क्या आया? 0.5 वोल्ट पर टर्न, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 1, 0.5 वोल्ट पर टर्न। क्लियर है। नेक्स्ट 26 देखते हैं। अब A parallel plate capacitor with the area A and separation D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया A है, सेपरेशन D है, चार्ज बाय अ कांस्टेंट करंट I। ठीक है।
Consider a plane surface area A by 3 parallel to the plate and drawn symmetrically between the plates. A by 3 एरिया लिया, इसका एरिया ए है प्लेट का वैसे, है ना. द प्लेट एंड ड्रॉन सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करेंट? देखो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट करेंट जो होता है एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी टी होता है ना. ठीक है. और अगर पूरे प्लेट से बात करें तो आई सी इक्वल टू आई डी हो जाएगा. पूरे प्लेट में मैं बात कर रहा हूँ, तो कंडक्शन करंट यहाँ पे आई है, तो पूरे प्लेट से अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है ना. तो एरिया का प्रोपोर्शनल है, तो आई वन बाई आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू. पूरे प्लेट से तो आई है, जितना कंडक्शन करंट है उतना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा पूरे प्लेट से, लेकिन हमें ए वाई 3 क्रॉस सेक्शन से पूछ रहा है. तो करंट पूरे प्लेट से आई जब एरिया ए था, आई टू पूछ रहा है जब एरिया ए बाई 3 हो जाएगा. तो आई इक्वल टू आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, आई बाई 3 है ना. तो एरिया 1/3 करोगे तो करंट भी 1/3 हो जाएगा. तो 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है, आई बाई 3. नेक्स्ट 27. Linearly polarized electromagnetic waves given as E equal to इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, E equal to E नॉट आई साइन के जेड माइनस ओमेगा टी है ना. तो इक्वेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है जी, जेड एक्सिस के अलोंग. ठीक है. इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ 27. A linearly polarized electromagnetic wave given as E equal to E naught sin kz minus omega t is incident normally on a perfectly reflecting infinite wall at z equal to 2a. तो इक्वेशन आप देखेंगे तो दे रखा है E equal to E naught I cap sin kz minus omega t है ना. और ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है. अब वेव्स पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्शन इक्वेशन पता होगा कि प्लस जेड एक्सिस में जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, नेगेटिव जेड एक्सिस में मूव करता है तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना. तो यहाँ इसको मुझे के जेड माइनस ओमेगा टी देख के पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए वेव है ना. अब जब रिफ्लेक्ट होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना. तो पहले प्लस जेड में था तो माइनस जेड में हो जाएगा. दूसरा, अगर रिजिड बॉडी से ऑप्टिकली इनएक्टिव सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज गेन होता है. तो जो हम रिफ्लेक्टेड वेव है उसका इक्वेशन लिखेंगे तो ई नॉट सबसे पहले तो साइन ये जो के जेड माइनस ओमेगा टी है यहाँ इस तरह पे हो जाएगा के जेड प्लस ओमेगा टी. कारण डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो चुका है ना, प्लस हो जाएगा. और प्लस पाई का फेज गेन होगा, क्या होगा, प्लस का पाई का गेन होगा, है ना. अब क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है. तो हो जाएगा माइनस ई नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी माइनस में आई कैप में. ठीक है, सही ऑप्शन देख लीजिए रिफ्लेक्टेड वेव का. ए के जेड प्लस ओमेगा टी है, माइनस नहीं है, नहीं होगा. के जेड प्लस ओमेगा टी है, माइनस भी है, होगा. ठीक है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी तो के जेड माइनस ओमेगा टी है तो वो तो होगा ही नहीं. तो सही ऑप्शन 27 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है. अगर वेव्स का इक्वेशन आपको लिखने आता है तो ये बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं. ठीक है, तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. आपने सुना होगा कि रिजिड बाउंड्री से जब वेव्स जाते हैं ऐसे, जब रिफ्लेक्ट होता है तो 180 के फेज चेंज होता है, वो इस तरीके से वापस आता है. वेव्स में पढ़ा होगा. नेक्स्ट 28 देखेंगे. लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स 60 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इंटेंसिटी दे रखा है बेसिकली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट से ही पता चल रहा है इंटेंसिटी है, या फ्लक्स भी बोल सकते हैं. फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस
at normal incidence. If the surface area दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, the total momentum delivered, momentum I दे रखा है बच्चे. सबसे पहले तो हमें प्रेशर लिखना पड़ेगा, प्रेशर है ना, और एब्जॉर्प्शन हो रहा है कंप्लीट, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है I/C. ठीक है, प्रेशर का फोर्स लिखेंगे तो हो जाएगा I/C इंटू ए, है ना, और मोमेंटम जब लिखेंगे तो फोर्स इंटू टाइम, तो I/C इंटू ए इंटू टी. यही करना है इस सवाल में. तो ये दे रखा है 60, C हो जाएगा 3 इंटू 10⁸. एरिया देखिए दोनों सेंटीमीटर में, एरिया भी सेंटीमीटर में ही दे रखा है तो ये कट जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे 50, तो I/60 I/C इंटू 50 इंटू टाइम 40 मिनट, तो 40 इंटू 60. अब इसको सॉल्व कर लो, है ना. अब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻². यहीं से पता चल जाएगा. 2 10 4 इंटू 6 24, 2.4 आ रहा है. तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1. तो 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, है ना. नेक्स्ट आगे चलते हैं. 29. A rectangular current carrying coil having n turns and area A is placed in a uniform magnetic field. अब इसमें से मैच करना है. टॉर्क ऑन द कॉइल BINA sin थीटा होता है, तो इसका दूसरा हो गया. मैक्सिमम वर्क डन 2 MB हो जाएगा, तो ये पहला हो गया. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉइल -MB cos थीटा, तो चौथा हो जाएगा. जीरो टॉर्क, तो ये तीसरा हो जाएगा. तो 2143 ध्यान से देखिए, थर्ड ऑप्शन है 2143. तो 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 30. The smallest value that can be measured by the measuring instrument is called. हर किसी को पता है डेफिनेशन है किसका, लीस्ट काउंट का. तो 30 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट 31 नंबर देखते हैं. An electric lift with a maximum load 2500 kg is moving up with constant speed. कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना. तो कांस्टेंट स्पीड से टेंशन लग रहा होगा उस पर, है ना, टेंशन लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा. तो फोर्स किसके बराबर लग रहा होगा जी, तो mg लग रहा होगा. तो mg हो जाएगा 2500 इंटू 10, है ना. अब प्लस फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा 4000 न्यूटन, है ना. तो जहाँ पे टेंशन आने वाला है, टेंशन जितना फोर्स चाहिए ऊपर ले जाने के लिए, वो हो गया 25,000 प्लस 4,000, 29,000 न्यूटन. कितना हो गया, 29,000 न्यूटन. क्लियर है बच्चे. और हमसे पूछ रहा है मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर. तो पावर हो जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी. तो हो गया 29,000, और कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 2 से. तो हो गया 58,000. क्या हो गया, 58,000 वॉट. तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4. तो 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट 32. A force F alpha E plus 4J plus 8K is acting at a point R equal to I minus 2J minus 4K. The value of alpha for which angular momentum about origin is conserved. Angular momentum बोल रहा है कंजर्व रहना चाहिए, L कांस्टेंट होना चाहिए. L कांस्टेंट कब होगा, जब टॉर्क 0 होगा. और टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, है ना. तो R क्रॉस F लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
हो जाएगा आई जे के 1 माइनस 2 माइनस 4 और अल्फा 4 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई का लिखेंगे बच्चे तो -16 + 16 हो जाएगा। जे का लिखेंगे तो जे का लिखेंगे तो -4 अल्फा -8 हो जाएगा, प्लस के का लिखेंगे तो हो जाएगा 4 + 2 अल्फा। अब एक क्या होना चाहिए 0, तो 0 होना चाहिए, तो किसी एक को 0 कर दो, इसी को 0 कर दो, तो 4 + 2 अल्फा सब 0 होना चाहिए ना, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, सब 0 होने चाहिए। तो किसी भी एक कोफिशिएंट को हम लोग 0 कर देते हैं, तो अल्फा = हो जाएगा -2। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन। दोनों इसको भी करोगे तो वही आएगा, इसको भी करोगे तो वही आएगा, अल्फा = -2। तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 33, हाँ, if a ball of a steel attains a terminal velocity of 16 centimeter per second when falling in a tank of water, coefficient of viscosity, then its terminal velocity in glycerin is। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो r² जी, ऐसा ही कुछ रिलेशन होता है ना, यही होता है, हाँ सही लिखा हुआ है, ठीक है। 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो r² जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ कांस्टेंट है, बॉल वही है, तो बॉल वही है तो सिग्मा कांस्टेंट हो जाएगा, r कांस्टेंट हो जाएगा, जी तो कांस्टेंट ही है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा के, इसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो देखो क्या लिखूंगा, लिखूंगा V1/V2, ध्यान से देखना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा माइनस रो1 अपॉन सिग्मा माइनस रो2, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है ना, बॉल का डेंसिटी तो फिक्स ही रहेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ईटा के, तो हो जाएगा N2/N1। तो V1 दे रखा है बच्चे, कहीं पे दे रखा है, V1 16 है, V2 फाइंड आउट करना है, सिग्मा 8 है, वाटर का 1 होता है, 8 ग्लिसरीन का दे रखा है, ग्लिसरीन का दे रखा है 1.3 इनटू N2 हो जाएगा ऊपर, तो N2 है 13 और N1 है 9 × 10⁻⁻4, है ना। बाकी सॉल्व करने वाली बातें हैं, है ना, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट यही वाला 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, एग्जैक्ट ना है तो, है ना। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, A closed system undergoes a process 1 to 2 for which the value W12 and Q12, देखो क्या क्या दे रखा है, कोई प्रोसेस 1 से 2 पे गया, है ना, 1 से 2 पे गया, और इसमें क्या दे रखा है 1 से 2 में वर्क डन, क्या दे रखा है 1 से 2 में वर्क डन, जो कि है 30 किलो जूल, है ना, और 1 से 2 में हीट -15 किलो जूल। ठीक है बच्चे, अब अगर 1 से 2 लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं U12 Q = होता है U + W, है ना, तो U = हो जाएगा Q - W, Q है -15
और -30 -45 किलो जूल हो गया। और ये क्या आया है U12। अब वापस 2 से 1 आ रहे हैं, है ना, तो ये बदल गया U21 2 से 1 जाएंगे तो वो -U12 के बराबर हो जाएगा, मतलब 45 किलो जूल हो जाएगा, है ना। अब फिर से हम लिखेंगे क्या Q, तो Q इक्वल टू हो जाएगा U प्लस W। इस बार W पूछ रहा है बच्चे, तो W हो जाएगा Q माइनस U। Q दे रखा है 25 2 से 1 में 25 माइनस U हमने कैलकुलेट किया है 45 आया है, तो आ जाएगा -20 किलो जूल। क्लियर है। 2 से 1 का ही दे रखा है 25, है ना। हमारे पास U 1 से 2 तक का था, तो 2 से 1 माइनस लगा देंगे तो 45 किलो जूल हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि जो U है वो स्टेट फंक्शन होता है, तो इधर से यहाँ जाने में जितना चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी का, उतना ही चेंज इधर से इधर में आएगा, बस नेगेटिव में हो जाएगा, पलट जाएगा, इसलिए माइनस कर दिया। क्लियर है। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, 34 का 1। 35 देखते हैं हम लोग। नंबर 125 conducting drops, each of radius 0.2 meter and each carrying a charge of 15 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of surface density of bigger drop, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके, छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके, इन ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप मिलता है ना। तो सबसे पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं किसी एक सिंगल ड्रॉप का। तो सिंगल ड्रॉप का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा हो गया एक सिंगल ड्रॉप का, है ना। अब जब कोलेस करके बड़ा ड्रॉप बना, है ना, जब ये बड़ा ड्रॉप बना तो इसका रेडियस चेंज हो गया, और जो R डैश होगा वो क्या हो जाएगा 1/3R। ये हम लोग कर चुके हैं, आपको पता होगा, वॉल्यूम इक्वेट करेंगे तो आएगा, तो इसका ये हो गया। अब नया वाला जो डेंसिटी लिखेंगे, है ना, अब इस पे चार्ज कितना हो गया होगा, सब पे Q चार्ज था, तो चार्ज हो गया NQ, तो चार्ज हो गया NQ 4 पाई R के जगह पे N का पावर 1/3, है ना। तो सिग्मा डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा N का पावर 1/3 Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। देखो बच्चे, यहाँ N का पावर 2/3, यहाँ N का पावर 1 माइनस होकर क्या बच जाएगा। अब देखोगे तो सिग्मा डैश जो है वो है N का पावर 1/3, ये तो पुराना वाला है, देखो एक स्मॉल की Q कैपिटल Q में कंफ्यूज नहीं होना है, सिग्मा, मतलब हमें पता चला सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू N का पावर 1/3:1, है ना। N कितना था, तो सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा हो जाएगा 125 का पावर 1/3, तो हो जाएगा 5:1। क्या हो जाएगा 5:1। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो आप रिलेशन याद रख सकते हैं, है ना, कि अगर किसी एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है एक ड्रॉप का, और ऐसे ऐसे n ड्रॉप्स को मिला देंगे तो जो नया चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो n का पावर 1/3 इंटू सिग्मा हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, जैसे कैपेसिटेंस के लिए याद करते हैं, आप करते हैं ना, पोटेंशियल के लिए याद करते हैं, वैसे इसके लिए भी याद कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ये चीज़ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे हम लोग। ठीक है, 35 नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हो गया 35 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर। अ करंट 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम से 4 एम्पियर जा रहा है। शोन इन द सर्किट द पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम, इसमें पावर पूछ रहा है बच्चे, तो इसमें अगर 4 एम्पियर करंट जा रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 4 × 3 12 वोल्ट।
ये सारे पैरेलल में है, तो यहाँ भी वोल्टेज 12 वोल्ट हो गया। तो अगर 12 वोल्ट हो गया तो इस वाले ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, तो इस वाले ब्रांच में करंट हो जाएगा आई 4 ओम इस वाले ब्रांच में, तो 12 अपॉन इसमें रेजिस्टेंस 6 है, तो करंट हो गया 2 एम्पियर। अब पावर थ्रू 4 ओम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। आई कितना है इसमें भाई, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कितना आया 16 वोल्ट, कितना आया 16 वोल्ट। तो 36 का सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, 36 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं 37। A vessel of depth 2D is half filled oil of refractive index mu1 and the half filled, देखो आधा पार्ट क्या है mu1 और आधा पार्ट है mu2 है ना, और इसका क्या है d, इसका क्या है d। देखो बच्चे, तो जो एपरेंट डेप्थ होता है ना, उसका फॉर्मूला ही है d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन म्यू2। इससे और आगे होगा, मान लो 3 लेयर होता है ना, तो d3 अपॉन म्यू3, ऐसे d3 है, ये फॉर्मूला ही होता है। 2 लेयर है, टोटल क्या है 2d और हाफ हाफ है, मतलब एक वाला d, तो d1 हो गया d अपॉन म्यू1 प्लस d अपॉन म्यू2 है ना, तो d हो जाएगा म्यू1 प्लस म्यू2 अपॉन म्यू1 म्यू2, ये हो गया एपरेंट डेप्थ। क्या हो गया एपरेंट डेप्थ, तो d म्यू1 प्लस म्यू2 अपॉन म्यू1 म्यू2 पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 38 नंबर देख लेते हैं। An unpolarized light of intensity 4a square passes through a thin polarizer, assuming zero absorption in the polarizer. The intensity of emergent plane polarized light will be, हमें पता है पोलराइड से अनपोलराइज लाइट को जब पहला बार पास करवाते हैं हम लोग, है ना, तो हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलता है और उसका इंटेंसिटी कितना हो जाता है, तो आई था होता है तो आई नॉट बाई 2 हो जाता है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, तो जो आई मिलेगा हमें आई डैश, वो आई नॉट बाई 2 मिलने वाला है। हेयर आई नॉट जो है वो 4a स्क्वायर गिवन है इधर, तो 4a स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 38 हो गया। क्लियर है। 39 देखेंगे। 38 ही किया था ना अभी, एक मिनट, 38 हुआ है अभी, हाँ 39। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, काय का वैल्यू दे रखा है बच्चे 199। द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज, तो हम लोग जानते हैं म्यू आर होता है 1 प्लस काय, तो 1 प्लस 199 कितना हो गया 200 म्यू आर। हमसे परमिएबिलिटी म्यू पूछ रहा है, तो हो जाता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर है 200, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो यहाँ से आ जाएगा 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -5। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 40 देखेंगे। 40 नंबर, द किरचॉफ्स सेकेंड लॉ वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग इज। किरचॉफ सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 40 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
4। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 41 in the circuit the galvanometer G shows zero deflection. If the battery A and B have negligible internal resistance, the value of resistance R will be। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका डिफ्लेक्शन 0 है, तो इधर करंट नहीं जा रहा है, तो अगर यहाँ पे 4 वोल्ट है बच्चे तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट हो जाएगा, और ये टोटल है 24, तो अगर इधर 4 है तो इधर 20 हो गया। ठीक है, 20 वोल्ट हो गया। तो इस वाले ब्रांच में करंट हम लोग लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज है 20, तो V 20/400, तो I आ जाएगा 120 एम्पियर। अब यहाँ से जो भी करंट जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, क्योंकि इधर तो जा ही नहीं रहा, इधर करंट 0 है ना। तो इससे जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, V इसके अक्रॉस है 4 वोल्ट, तो V इक्वल टू 4 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। तो 4 इक्वल टू I हमने कैलकुलेट किया है 1/20 और इंटू आर, तो यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा 80 ओम। कितना आ जाएगा, 80 ओम। क्लियर है? तो फिर से ध्यान से एक बार सुन लीजिए। यहाँ पे 4 वोल्ट, इधर कोई करंट नहीं है, तो ये 4 वोल्ट पैरेलल में इसके क्रॉस आ गया। यहाँ 24 वोल्ट है, तो इन दोनों के क्रॉस 24 होना चाहिए, तो इधर 4 इधर है तो 20 इधर रहा होगा। अब इसमें 20 वोल्ट पता चल गया, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो करंट पता चल गया, वही करंट इससे पास कर रहा है, तो IR इक्वल टू 4 वोल्ट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, तो सही ऑप्शन हो गया 80 आया ना, हाँ 80 आया, 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं 42। A galvanometer of resistance G is shunted by a resistance G by N ohm. To keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the circuit. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका G रेजिस्टेंस G है और इसको शंट करता है G by N से, है ना। तो शंट करेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, G इंटू G by N, और नीचे हो जाएगा G प्लस G by N। ओके, तो G by N ओम। टू कीप द मेन करेंट इन द सर्किट अनचेंज। अब मेन करेंट को सेम रखना है तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि तो घट गया, और रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद फिर से हमें क्या आना चाहिए, वही जो पहले था G। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तुम तो इधर आ जाएगा G कट जाएगा, यहाँ बचेगा G अपॉन N प्लस 1, G अपॉन N प्लस 1, NN भी कट जाएगा, प्लस R इक्वल टू G। तो R इक्वल टू हो गया G माइनस G अपॉन N प्लस 1, G N प्लस 1 माइनस 1 अपॉन N प्लस 1, तो G N अपॉन N प्लस 1। R इक्वल टू क्या आया, G N अपॉन N प्लस 1। तो ये सही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल की तरफ चले, 43। क्वेश्चन नंबर 43। A 600 turns rectangular coil of length 5 cm with 3 cm carries current of 75 microampere and subjected to magnetic field of a strength 2 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is। वर्क डन क्या होता है बच्चे, याद कीजिए, वर्क डन हो जाता है MB1 माइनस कॉस थीटा, या cos 0 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 भी आप पुट कर सकते हैं। तो MB1 माइनस कॉस 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2MB। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो 2MB होने वाला है। अब हमें यहाँ पे M मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है INA। तो I है 75, माइक्रो एम्पियर है 10⁻⁶ हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 600 है ना, और ये हो गया I और ये हो गया N, और एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 × 10⁻⁴। ठीक है,
तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 2। अब इसको बच्चे हमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा। मैं कर देता हूँ 75 हो जाएगा 4 3 27, तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻4 जूल। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट ऑप्शन है 43 का ऑप्शन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 44 नंबर देखेंगे। 44, अ करंट लूप कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट ईच ऑफ रेडियस आर, वन लाइंग इन एक्स बाई प्लेन में एंड द अदर लाइंग इन एक्जेड प्लेन। तो एक्स बाई प्लेन में जो लाई कर रहा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड के में होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और जो एक्जेड में होगा उसको आई के अलॉन्ग होगा, है ना। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों कॉइल का वेक्टर सम हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और दोनों है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर के लिए हो जाता है म्यू नॉट आई। आई कितना है दोनों में, कितना है, इफ द करेंट इन द लूप इज √2i, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r होता है। तो 4r है ना, एक्स वाई प्लेन वाला के कैप हो जाएगा, और म्यू नॉट √2i अपॉन 4r एक्जेड प्लेन वाला जे कैप हो जाएगा, है ना। ये बच्चे हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो √2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, तो √2 टाइम्स म्यू नॉट √2i अपॉन 4r, है ना। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर के अंदर क्या है, हाँ, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ। हम लोग जानते हैं इंड्यूस्ड चार्ज डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा फाई अपॉन आर होता है, मतलब वो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, सही बात है। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सही बात है। टाइम पे डिपेंड करता है, कहीं टाइम का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो सिर्फ फ्लक्स के चेंज से मतलब है, रेट से थोड़े ना मतलब है। तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, है ना। तो सही ऑप्शन इसमें आ जाएगा बच्चे। हमें क्या चूज करना है इसमें, किस से इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डिपेंड तो ये दोनों पे कर रहा है, इंडिपेंडेंट किससे है, टाइम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं हम लोग। Whenever the magnetic flux linked with the coil changes, an induced EMF is produced in the circuit. सही बात है, Faraday law. The EMF for a short time last for the long time, नहीं, last so long as the change in flux takes place, सही बात है। जब तक फ्लक्स में चेंज होते रहेगा तब तक EMF इंड्यूस होते रहेगा, है ना। नेक्स्ट, ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट कॉज इट, ये भी सही बात है, लेंज लॉ। तो 46 का तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2 है ना। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 47 नंबर। 47, हाँ, The electric field associated with an electromagnetic wave in vacuum is given by, यहाँ पे देख सकते हैं दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, वेयर E, Z एंड T आर इन द वोल्ट पर मीटर एंड सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ वेव फैक्टर, वेव फैक्टर के पूछ रहा है ना। आप देख सकते हैं EM वेव्स का इक्वेशन है, EM वेव्स का जो स्पीड होता है, वेव स्पीड होता है बच्चे ओमेगा अपॉन के, है ना। अब EM वेव्स है तो ओमेगा अपॉन के क्या हो जाएगा, C। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन C। ओमेगा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं T का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो 9 × 10⁸
और c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ तो ये हो गया 3, है ना, क्या आया 3, तो 3 पर मीटर, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के। तो 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। The oscillating electric field and magnetic the oscillating electric and magnetic vectors of an electromagnetic waves are oriented along। अब ये तो प्रॉपर्टीज है, थ्योरी वाला पार्ट है, ये आपको ही पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर में ऑसिलेट करते हैं और दोनों सेम फेज में होते हैं। दोनों का इक्वेशन अब जब आप लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, तो आप उसमें सेम फेज लेते हैं, दोनों का फेज क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड आर इन फेज, है ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इन फेज, ये ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 49 नंबर देख लेते हैं। हाँ 49 नंबर, when the RMS voltage VL, VC, VR are measured respectively across the inductor L, capacitor C and the resistors R in series LCR circuit connected to an AC source, it is found that the ratio VL, VC, VR are 1:3:4. If the RMS voltage of the AC source is 120 volt, the VR is close to। चलिए क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि VL, VC एंड VR का रेशियो जो है वो है 1:3:4, है ना। तो मान लेते हैं बच्चे कि VL जो है VL मान लिया V है, तो VC कितना हो जाएगा 3V रेशियो से, VR कितना हो जाएगा बच्चे 4V। ठीक है, ओके। अब जो VRMS होगा वो क्या हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, यही होगा, है ना। अब बोल रहा है कि इफ द RMS वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स, ये दे रखा है 120, तो 120 का स्क्वायर, VR स्क्वायर मतलब 4V, तो 16V स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस VL माइनस VC लिखेंगे तो ये 2V आएगा और 2V का स्क्वायर है 4V स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 20V स्क्वायर इक्वल टू 120 इंटू 120 है, तो V स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे तो आएगा 120 इंटू 20, V स्क्वायर इक्वल टू आएगा 120 इंटू 20, है ना। और तो कुछ है नहीं, सॉरी 120 इंटू 6 क्या आ जाएगा 120 इंटू 6, ठीक है। यानी कि V स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7200 का रूट, 7200 का रूट, तो रूट चढ़ा देते हैं, V इक्वल टू आ गया 7200। अभी 7200 का आएगा बच्चे √72 और 10 बाहर आएगा 100 का, √72 का आएगा 9 का होता है 81, 8 का होता है 64, तो मैं ऑलमोस्ट मान लेता हूँ 85 आएगा, 8.5, तो 85 हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा 85, ठीक है। तो 85 हो गया, तो VR कितना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया। इफ द RMS वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज 120, तो 120 का स्क्वायर 4V का VR का स्क्वायर जो कि 4V है, 16V स्क्वायर 4V स्क्वायर 20V स्क्वायर। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहीं पे मिस्टेक है बच्चे, है ना, यहीं पे मिस्टेक है। चलिए देखिए,
v इक्वल टू हो जाएगा, एक्चुअली में मैंने उसको 720 आएगा ये, v इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 720। तो 729 27 का होता है, तो ये 26.8 के आसपास आएगा v। हमें लिखना है vr, vr इक्वल टू है 4v, तो 26.8 इंटू 4 हो जाएगा, तो इस 100 से कुछ ऊपर आएगा 107 वोल्ट। कितना आ जाएगा 107 वोल्ट, है ना। इसको मैंने गलती से 7200 लिख दिया था, इसकी वजह से मिस्टेक हो रहा था, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया सब कुछ। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर देखेंगे हम लोग। 50 नंबर, a series LR circuit is connected to an AC source of frequency omega and the inductive reactance is equal to 4R। ओके, XL दे रखा है 4R, है ना, रेजिस्टेंस है R, है ना, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी रिएक्टेंस 2R, मतलब XC 2R इज एडेड, बाद में ऐड किया गया है, with L and R, the ratio of the new power factor to the old power factor। पावर फैक्टर cos phi 1 लिखेंगे तो हो जाएगा R अपॉन Z, है ना, और R है R और Z पहले का लिखेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस, किधर गया, 4R का स्क्वायर, तो आएगा 1 अपॉन रूट 17, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, R कट जाएगा बाहर आके, cos phi 2, बाद का लिखेंगे बच्चे फिर से नया वाला R, नया वाला Z, R तो R ही रहेगा, Z क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस Z। अब पहले इंडक्टिव था 4R, अब कैपेसिटिव तूने 2R ऐड कर दिया तो 2R ही रह गया, तो 2R का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5, 1/√5 आने वाला है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द न्यू पावर फैक्टर, मतलब cos phi 2 अपॉन cos phi 1, तो cos phi 2 को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 17/5, रूट अंडर 17/5, डिवाइड कर लीजिए दोनों को, सही ऑप्शन हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।